नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के क्रम में आइए हम लोग फिर से विचार करते हैं थोड़ा सा कुछ और तथ्यों पर कि अंक गणित का विकास भारत में कैसे हुआ, भारत में और पूरे विश्व में इसका क्या योगदान है। तो अगर हम देखें तो ऋग वैदिक पीरियड में और उसके बाद में जो वेदों के बाद में जो वेदांग ब्राह्मण साहित्य आए, इन सब में वर्णन मिलता है अंक गणित का। शून्य का भी वर्णन मिलता है, अंक गणित का भी मिलता है, हर जगह इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऐसा माना जाता है कि करीब 2000 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, मतलब 2000 से 1000 बीसी की बात हो रही है, यहाँ तक अंक गणित एकदम पूरी तरह से प्रभावी हो चुका था इंडिया में। ठीक है, और भारत में अगर हम गणित का काल देखें तो ये 500 ईसा पूर्व के आसपास तक पूरी तरह से वैदिक काल था, जिसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें जो है वेदों का ब्राह्मण साहित्य की रचना हुई। तो इन सब के समय में ये पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका था। कौन? अंक गणित। ठीक है, पीछे हम लोगों ने देखा था कि आदिकाल में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है, इन सब में डिवाइड किया था। सबसे पहला जो उदाहरण मिलता है वो जो है वेदांग ज्योतिष का उदाहरण मिलता है। वेदांग ज्योतिष में एक जगह लिखा हुआ है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मर्यो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धान स्थितम। इसका मतलब क्या हो कि जिस प्रकार से मोर की शिखा और नागों में की मड़ियाँ सबसे ऊंचे स्थान पर होती हैं, उसी तरह से वेदांग ज्योतिष में गणित का स्थान है। अच्छा, एक चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि अंक गणित को पहले के पुराने ज़माने में पाटी गणित कहा जाता था, या गोबार के अंक धूलि कर्म कहा जाता था। वहीं गुबार माने धूल, गुबार से गोबार या गोबर भी कुछ लोग कह देते हैं इसको। तो जो पाटी गणित था और धूलि कर्म शब्द आता है, इसका सिंपल मतलब इतना ही है कि प्राचीन काल में लोगों के पास कागज उगज जब ज़्यादा नहीं होता था तो एक लकड़ी का पट्टा लेते थे, पटरा, और उस पर धूल फैला देते थे। फिर एक पतली न्यूकीली कलम से लिख करके जोड़ घटाना गुणा भाग उस पर करते रहते थे। फिर उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता था उसको अपने कागज़ पर नोट कर लेते थे। तो इससे कागज़ की बचत होती थी, है ना। तो इस तरह से ब्रह्मगुप्त ने ये चीज़ जो है ब्रह्म स्फुट के सिद्धांत में भी इसका वर्णन किया है। और यहाँ पर जो है अंक गणित का प्रयोग पाटी गणित के फॉर्म में होता है। इसका मैंने पीछे के कई वीडियोज में बनाया है कि फिर वहाँ से भारत से बाहर कैसे गया है। अब यहाँ तो मैं स्पेशली इंडिया के संबंध में फिर से विस्तृत विवेचना कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। कुछ और कहानियाँ हैं जिसको बताई जाएंगी आप लोगों को। अब सबसे पहले जो अंक गणित को, जो कि ज्ञात राशियों की गणित थी, उसको बीज गणित से पृथक किया गया। अज्ञात राशियों के गणित को बीज गणित कहा जाता था, अव्यक्त राशि या बीज गणित। तो ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट के सिद्धांत में बीज गणित वाले भाग को कुट्टका अध्याय कहा गया। ठीक है, श्रीधराचार्य ने भी लगभग 850 ईस्वी में पाटी गणित अर्थात अंक गणित को बीज गणित से अलग माना था। ठीक है, इसके बाद में और भी विभिन्न ग्रंथों की रचना हुई, और ये जो है फिर यहाँ से हम लोगों ने देखा है कि अरबों के पास ही ज्ञान गया, अरबों से फिर जो है यहीं से यूरोपियंस के पास इस संख्या का ज्ञान गया। अमेरिकन विद्वान थे, बहुत प्रसिद्ध थे, हेल्स्टेड। इन्होंने स्वीकार किया इस बात को, शून्य के आविष्कार के महत्व की कभी भी अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती। निरर्थक शून्य को केवल स्थान, संज्ञा, आकृति या संकेत नहीं
बल्कि एक उपयोगी शक्ति प्रदान करना हिंदू जात की, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, एक विशेषता है। आप समझिए जरा सा, हिंदुओं की विशेषता है कि उन्होंने शून्य को शक्ति प्रदान किया। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि यह निर्वाण को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने के सदृश है। ठीक है, गणित का कोई भी ऐसा आविष्कार, एक आविष्कार इतना प्रबल सिद्ध नहीं हुआ जितना शून्य का आविष्कार। इसी में श्लेगल ने भी बताया, श्लेगल ने भी स्वीकार किया कि मनुष्य के द्वारा आविष्कार किए गए वर्णमाला के आविष्कार के बाद में ये जो अंकों का आविष्कार है, सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है, जिसका आविष्कार भारत में हुआ है। अब ये पूरा कुछ बातें, कल मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा ब्रह्मगुप्त ने क्या पाटीगणित से संबंधित क्या क्या व्यवहार और कर्म माना है, कल बताऊंगा। आज इतने पर ही बंद करता हूँ। धन्यवाद। आशा है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।